हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो आप लोग की जूनियर काउंसलर की वैकेंसी आई थी तो उसके लिए प्रिपरेशन हो रही थी, तो उसमें हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे यूथ के। तो आपको जो प्रैक्टिस सेट 4 है वो सॉल्व कर रहे थे, उसमें हमने 80 तक क्वेश्चंस ले लिए थे। आज 81 क्वेश्चंस के आगे से हम लेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स का शेयर भी कर दीजिएगा। आइए क्वेश्चन लेते हैं। In sugar manufacturing, production of molasses used for industrial alcohol is an example of। चीनी विनिर्माण में औद्योगिक शराब के लिए उपयोग की जाने वाली गुड़ का उत्पादन किसका उदाहरण है। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि जब शुगर का मैन्युफैक्चर किया जाता है, शुगर को बनाया जा रहा होता है, तो वहाँ पर इंडस्ट्रियल अल्कोहल होती है, उसका जो यूज किया जाता है और साथ में जो गुड़ का उसके उत्पादन होगा तो वो क्या कहलाता है। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जब उनको बनाया जा रहा होता है तो उनके साथ कुछ और भी प्रोडक्ट निकलते हैं साथ में, तो वो क्या कहलाते हैं। जैसे पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम को जब आपको पता ही होगा, जो जिस तरह आपको मार्केट में हम लोग परचेज करते हैं पेट्रोल को, डीजल को, उसी फॉर्म में नहीं होता है, उसको रिफाइन किया जाता है, काफी वो प्रोसेस से निकलता है, तो उसके बाद उसको अलग अलग किया जाता है, तो कैरोसिन है, अलग अलग चीजें इसमें से निकलती हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि उसके साथ जो प्रोडक्ट निकलते हैं, अब चाहे वो शुगर की बात करें या किसी भी और चीज की बात करें, तो उसे बाई प्रोडक्ट कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ ए बजट। इनमें से कौन सा विकल्प बजट की एक विशेषता, एक आवश्यक विशेषता नहीं है। यहाँ पर आपको ये बताना है, जो पॉइंट दे रखे हैं उसमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो बजट का एसेंशियल फीचर नहीं होगा। There is a clearly defined budget period। स्पष्ट रूप से परिभाषित बजट अवधि होती। करेक्ट है कि इतने टाइम पीरियड के लिए बनाया जा रहा है, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्लियर होता है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा सेट बाय रेफरेंस टू की बजट अजम्पशंस। ये वित्तीय तथा गैर वित्तीय आंकड़ों का संयोजन है जो प्रमुख बजटीय मान्यताओं के संदर्भ द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये भी पॉइंट आपका करेक्ट हो जाएगा। It permits managers flexibility in terms of the policies that should be pursued to meet corporate objectives। ये उन नीतियों के परिप्रेक्ष्य में प्रबंधकों की लोचता अनुमति करता है जिनका पालन निगमीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया जाना चाहिए। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव्स कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स रखे गए हैं उनको अचीव करने के पर्पज से ही मेनली बजट तैयार किया जाता है। बजट बहुत तरह का होता है, आपने पढ़ाई होगा, फिक्स होता है, फ्लेक्सिबल होता है, मार्क्स का बजट होता है, शॉर्ट टर्म होता है, उसको कई तरह से डिफाइन किया गया है बजट को। यहाँ पर और जो डी पॉइंट है, इट हैज बीन फॉर्मली अप्रूव्ड एंड एक्सेप्टेड एज रियलिस्टिक बाय मैनेजर्स। इसे प्रबंधकों द्वारा यथार्थ रूप में औपचारिक तरीके से अनुमोदित और स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पर ये तीन तो विशेषताएं हैं, लेकिन ये जो फोर्थ में दे रखा है ये कोई आवश्यक विशेषता नहीं होती है। यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद द इंक्रीज इन आउटपुट पर यूनिट फिक्स कॉस्ट। उत्पाद बढ़ने के साथ प्रति इकाई स्थिर लागत। इंक्रीज बढ़ती है, डिक्रीज घटती है, रिमेन्स कांस्टेंट कोई बदलाव नहीं होता, रैंडमली फ्लक्चुएट्स बेहतरीन ढंग से बदलती है। यहाँ पर कह रहा है कि जैसे जैसे आउटपुट इंक्रीज होता है, यानी कि हम उत्पादन जो होता है प्रोडक्शन को बढ़ाते जाते हैं तो आउटपुट ज्यादा हमारा बन रहा है, वैसे वैसे क्या होता है पर यूनिट फिक्स कॉस्ट कम होता क्या होता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, तो घटती है, कम होती है, डिक्रीज होती है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जैसे कि अगर आप 100 यूनिट्स बना रहे हैं और आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 5000 आ रही है, तो पर यूनिट कितना हो जाएगा, तो अभी आपका पर यूनिट बनेगा 50। अगर इसी को आप बढ़ा देते हैं, यहाँ पर 100 की बजाय अब आप बढ़ाने लग जाते हैं 200 यूनिट्स, तो फिक्स कॉस्ट है तो टोटल तो सेम ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। रेंट अगर आप 5000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं उस बिल्डिंग का, तो 5000 ही देंगे आप, चाहे उसमें 100 यूनिट बनाए या 200 यूनिट। डिपेंड करता है कि क्षमता कितनी, कैपेसिटी कितनी है, उस जगह पर प्रोडक्शन कितने मैक्सिमम तक हो सकता है, वो चीज पॉइंट मैटर करता है। तो यहाँ पर ये तो 5000 रहेगी अभी भी, तो अब पर यूनिट कितना हो जाएगा आपका, यहाँ क्योंकि 50 था, अब इससे 200 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 से डिवाइड करने पर आ जाएगा 25। अब आपकी क्या हो गई, जो पर यूनिट कॉस्ट थी 25 हो गई, कितने से डिक्रीज हो गई, 25 से, यानी कि पर यूनिट क्या होती है, घट जाती है। एक आंसर है ऑप्शन बी। और वहीं वेरिएबल कॉस्ट क्या रहती है, परिवर्तनशील लागत जो होती है वो पर यूनिट एक ही जैसी ही रहेगी। अगर एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट आपकी 10 की है, तो
आपको ये 1 यूनिट के आगे आपसे जितने यूनिट बनाए तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी उतनी ही रहनी है, वो चेंज नहीं होनी वेरिएबल में, लेकिन फिक्स्ड में क्या होता है, चेंज हो जाती है। लेकिन टोटल अमाउंट चेंज नहीं होता, ये जो है ये चेंज नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा। और वेरिएबल में ये जो टोटल अमाउंट होता है वो चेंज हो जाता है। एक आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविडेंड्स आर यूजुअली पेड ऑन, लाभांश आमतौर पर निम्नलिखित पर दिया जाता है। इशूड कैपिटल, निर्मित पूंजी, कॉल्ड अप कैपिटल, यानी कि याचित, यहाँ पर याचित पूंजी होगा, गलत लिखा हुआ है। कॉल्ड अप कैपिटल यानी कि जितनी मांगी गई है, मांगी गई पूंजी या फिर याचित पूंजी भी कह सकते हैं इसको। पेड अप कैपिटल प्रदत्त पूंजी यानी कि जितनी की चुका दी गई है। रिजर्व कैपिटल यानी कि संचित पूंजी होती है। तो लाभांश जो डिविडेंड है वो किस पर दिया जाता है, डिविडेंड दिया जाता है पेड अप पर, जितनी पेड कर दी गई है उस पेड अप कैपिटल पर डिविडेंड दिया जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले जो होती है वो आपकी अथोराइज्ड कैपिटल होती है, अधिकृत पूंजी, जितनी पूंजी से जितनी कैपिटल से किसी कंपनी को शुरू किया जाता है। फिर उस कैपिटल का कुछ भाग जो होता है, जरूरी नहीं सब एक साथ निर्मित कर दे कंपनी, कभी कभी करती है कि उसका कुछ भाग निर्मित कर दे, कभी कभी क्या मोस्टली उसका कुछ भाग ही निर्मित करती है, तो जैसे जैसे आवश्यकता होती जाती है वो बढ़ाती जाती है। फिर जितना निर्मित करती है वो इशूड कैपिटल बन जाती है। तो इस डिफरेंस को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिटेड परचेज अ बिल्डिंग वर्थ ₹99 लाख एंड इशूड 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। As purchase consideration, what will be the amount of premium? ए लिमिटेड ने 99 लाख रुपए मूल्य की क्या किया, एक भवन खरीदा है और उसका जो क्रय प्रतिफल था, खरीद प्रतिफल के रूप में उन्होंने 10% के प्रीमियम पर 100 रुपए के 12% पत्र डिबेंचर जो थे वो जारी कर दिए हैं। तो आपको से पूछा है कि प्रीमियम की राशि क्या होगी, तो इसको हमें निकालना होगा। कैसे निकालेंगे ये देखते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए ए लिमिटेड परचेज बिल्डिंग वर्थ कितने लाख की है, 99 लाख की है। 12% डिबेंचर है, 100 ईच एट द प्रीमियम ऑफ 10% पर डिबेंचर। तो टोटल वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितनी हो गई, फेस वैल्यू है 100 की और प्रीमियम कितने का है, 10 रुपए का होगा, क्योंकि 10% बोला है 100 का, तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10। अब दोनों को ऐड करिएगा तो 110 हो जाएगा, यानी कि एक जो शेयर होगा उसकी एक जो डिबेंचर होगा उसकी वैल्यू 110 होगी, यानी 110 रुपए होगी। अब यहाँ पर हम देख लेंगे, क्योंकि इसमें मेनली ये होता है, आपको ये निकालना होता है कि टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने होते हैं, उसी से आपका आंसर निकलता है। तो टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए जो नेट वर्थ है और जो टोटल वैल्यू पर डिबेंचर है हम डिवाइड कर देंगे। 99 लाख की थी, 99 लाख की खरीदी थी बिल्डिंग, 110 रुपए का क्या हो गया, डिबेंचर हो गया, डिवाइड कर दीजिए, 90,000 क्या हो गए, ये डिबेंचर आए। टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर्स यानी कि 90,000 90,000 डिबेंचर्स जो होंगे वो इशू किए गए होंगे जो बिल्डिंग खरीदी थी उसके बदले में। तो अब अमाउंट ऑफ प्रीमियम कितना होगा, तो 90,000 शेयर है, एक शेयर पर 10 रुपए का प्रीमियम है, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 9 लाख का। तो कितना डिबेंचर पर जो प्रीमियम था वो गया, वो हो जाएगा 9 लाख का। यही हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा था। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये वाले क्वेश्चन जो है थोड़े से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डिबेंचर दे रखा है, डिबेंचर की जगह शेयर भी हो सकता था, अगर शेयर दे रखा होता तब भी सेम ऐसे ही निकाला जाता। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स इज नेसेसरी, अंशों का मूल्यांकन आवश्यक है। ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कंपनी, कंपनी के पुनर्निर्माण पर। ऑन एमलमेशन, एकीकरण पर। ऑन ऑब्जॉर्प्शन, संविलियन पर। ऑल ऑफ द उपयुक्त में से सभी। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि जो शेयर्स होते हैं उनका वैल्यूएशन किया जाता है, यानी कि उनका मूल्यांकन किया जाता है, तो वो कब आवश्यक होता है, क्यों किया जाता है, कब करना जरूरी होता है। तो रिकंस्ट्रक्शन पे कंपनी जो होती है, कभी कभी उसकी जो एसेट्स है वो बहुत ज्यादा वैल्यू दिखा रही उतनी है नहीं, या कभी कभी बहुत कम वैल्यू दिखा रही है, ज्यादा है, तो ऐसे में कभी कभी क्या करती है कंपनी, अपना रिकंस्ट्रक्शन करती है। वो इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, बाहरी पुनर्निर्माण भी हो सकता है, आंतरिक भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऐसा जब करती तब भी जो शेयर्स होते हैं उनका वैल्यूएशन किया जाता है। इसके बाद जो एकीकरण होता है, यानी कि एक तरह का बिजनेस करने वाली दो या दो से ज्यादा कंपनियां जो होती है मिल करके एक नई कंपनी बनाती हैं, तो वो एकीकरण कहलाता है। एक इसमें आता है, इसका बहुत बार पूछा जाता है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, लेखांकन प्रमाण कौन सा है, तो AS 14 है, इसका ध्यान में रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है। और सम्मिलन क्या होता है, सम्मिलन में होता है जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर लेती है, दूसरी कंपनी में विलय हो जाती है, तो एक कंपनी ही सिर्फ रह जाती है, बाकी दूसरी कंपनी क्या होती है, पूरी तरह से वाइंड अप हो जाती है, समाप्त हो जाती है।
तो तीनों ही सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसमें कि जो अंश होते हैं, शेयर्स होते हैं, उनका वैल्यूएशन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड फॉर। जो शेयर्स होते हैं, अंशों का जो हरण होता है किया जा सकता है, क्योंकि कंपनी जो होती है कभी कभी जो शेयर्स होते हैं उनका एक साथ पूरा वैल्यू नहीं लेती। जैसे कि कोई 10 रुपए का अंश है, ठीक है, एक कोई शेयर है, उसकी जो वैल्यू है उस शेयर की वो कितनी है? 10 रुपीज है। अब कंपनी 10 रुपए एक साथ नहीं लेगी, कुछ वो एप्लीकेशन पे लेती है, यानी कि आवेदन पर उसने ले लिए मान लीजिए 2 रुपए। उसके बाद क्या है? अलॉटमेंट पे लेगी। जब जो है आपने आवेदन किया था कि इतने अंश आपको चाहिए हैं, जितने भी आपको चाहिए उस हिसाब से 500 3000 जितने भी, तो एप्लीकेशन के साथ आपने 2 रुपए कंपनी को भेजे। अब कंपनी ने जब आपको शेयर्स अलॉट किए तो 3 रुपए कंपनी ने और ले लिया। अब यहाँ पर 2 रुपए और 3 रुपए आपसे 5 रुपए ले लिए। अब आपके पास रिमेनिंग कितने रह गए? 5 रुपीज रह गए। उन 5 रुपीज की कंपनी क्या करती है? कॉस्ट करती है। अब वो डायरेक्ट एक कॉल भी कर सकती है, फर्स्ट कॉल जिसे कहेंगे, फर्स्ट कॉल भी कर सकती है, तो वहां पर उसने पूरे 5 एक साथ मांग सकती है, या अलग अलग मांगेगी तो 3 रुपए ले लिए, 2 रुपए ले लिए। उसके बाद सेकंड कॉल करी, सेकंड कॉल में फिर उन्होंने जितने रिमेनिंग थे वो ले लिए। कितने? 2 रुपीज रिमेनिंग थे। अब आपके 10 रुपीज कंप्लीट हो गए। तो इस तरह से कंपनी शेयर्स जो होती है वो इशू करती है अपने। तो यहाँ पर हरण कब किया जाता है? हरण तब किया जाता है जब कंपनी अलॉटमेंट मनी या तो फिर कंपनी को नहीं मिलती, या कॉस्ट पर उसको जितनी कॉल करी है 3 रुपए की गई थी उसने नहीं चुकाए हैं, तो वहां पर भी कंपनी कुछ टाइम देती है। उस टाइम के बाद जो है नोटिस जारी करती है, उसके बाद अंशों को वापस ले लेती है। उसे ही कंपनी का फॉरफीचर करना कहते हैं अंशों का। यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस कह रहे हैं ये देखते हैं। फेलियर टू अटेंड मीटिंग, सभा में उपस्थित न होने की स्थिति में। नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी, मंग राशि के भुगतान न करने पर। फेलियर टू रीपे द लोन ऑफ द बैंक टू द बैंक से ऋण भुगतान की असमर्थता में। विच शेयर्स आर प्लेस्ड एज सिक्योरिटी, प्रतिभूति के रूप में अंशों के बंधक होने पर। तो कब तक हरण करेगी? आपकी समझ में आ गया होगा कि जब कॉस्ट की जाएंगी और कॉस्ट का पेमेंट नहीं किया जाएगा तब उसका अंशों का हरण कर लिया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश रिफर्स टू लॉन्ग टर्म प्लानिंग फॉर प्रपोज कैपिटल आउटले एंड देयर फाइनेंसिंग। डैश प्रस्तावित पूंजी परिव्यय और उनके वित्तपोषण के लिए दीर्घकालिक योजना को संदर्भित करता है। कैपिटल बस्टिंग, वर्किंग कैपिटल, टर्म फाइनेंस, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी ऐसी चीज होती है, आपको उस चीज का नाम बताना है, यानी कि उस योजना का या फिर जो पूंजी हो सकती है कि जो प्रस्तावित पूंजी परिव्यय और उसके जो वित्त पोषण, यानी कि कितनी कैपिटल की आवश्यकता होगी, कितना कैपिटल एक्सपेंस करना है और उसको कहाँ से फाइनेंस किया जा सकता है, उन सब की एक लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग है वो तैयार करती है, उससे रिलेटेड होती है। वो चीज क्या कहलाती है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। उसे कहते हैं कैपिटल बस्टिंग, पूंजी बस्टन। जब भी पूंजी की बात करी जाएगी, कैपिटल की बात करी जाएगी, तो वहां पर कैपिटल बस्टिंग ही आता है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए किया जाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। यहाँ पर आपकी 2 लिस्ट दे रखी हैं, आपको आपस में मैच करना है कि कौन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, तो कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किससे रिलेटेड होगा ये आपको बताना होगा। तो आइए देखते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 है तो ये किससे रिलेटेड होता है? ये हो जाता है जो स्टेटमेंट्स होते हैं बनाए जाते हैं, कैसे उनका प्रेजेंटेशन किया जाएगा, इससे रिलेटेड होता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 होगा आपका 3 से रिलेटेड। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है, ये किससे रिलेटेड होगा? जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जाती है ये उससे रिलेटेड है कि अतिरिक्त मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था में वित्तीय रिपोर्टिंग कैसे की जाएगी, उससे रिलेटेड। फिर एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 है, किससे रिलेटेड होता है? ये हो जाएगा प्रोविजंस, कंटीजेंट लायबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट। जो प्रोविजंस प्रावधान किए जाते हैं या फिर जो संभावित दायित्व या फिर संभावित जो आकस्मिक परिसंपत्तियां होती हैं उससे रिलेटेड। अब आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110 बचा, ये किससे हो जाएगा? जो कंसोलिडेटेड यानी कि संचित वित्तीय विवरण पत्र बनाए जाते हैं ये उससे रिलेटेड हो जाएगा। तो आपको ये तो समझ में आ गया कौन किससे रिलेटेड है। अब आइए देखिए कोड के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर सही होगा हमारा। तो यहाँ पर जो ए था वो ए का तीसरा था, तो यहाँ पे इन दोनों में ही ए का थर्ड दे रखा है। तो बी पे आइए देखते हैं, बी में हमारा 4th नंबर वाला करेक्ट था, तो ये बी ऑप्शन जो है यही करेक्ट हो जाएगा। सी का पहला था और डी का दूसरा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Prefix of CS of members of the institute has been granted by ICSI on।
संस्थान के सदस्यों का CS जो उपसर्ग है वो ICSI द्वारा कब दिया गया था, डेट वो बतानी है आपको। यहाँ पर कौन सी डेट में दिया गया था? 23 से 24 जून 2007 को, 17 से 19 फरवरी 2008 को, 24 से 27 दिसंबर 2006 को, 15 से 18 दिसंबर 2005, 4 से 6 जनवरी 2004। तो इसमें तो आपको डेट बस मेनली पता होनी चाहिए वो कौन सी डेट थी। वो हो जाएगी जून 23 to 24, 2007। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस? कितने से कौन पर तैयार करने के लिए आधार होता है, यानी कि जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है वो किसके बेस पर बनता है? जर्नल, रोजनामचा, लेजर खाता बही, कैश बुक रोकड़ बही, बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा। तो जो तलपट होता है ट्रायल बैलेंस वो बैलेंस से बनाया जाता है, बाकियों से। वो बैलेंस किससे में निकलता है? जो हम लेजर बनाते हैं, लेजर में जो अकाउंट्स रखते हैं उनमें बैलेंस होता है, उससे बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा, लेजर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग लायबिलिटीज इन द ऑर्डर ऑफ कंपनी बैलेंस शीट। निम्नलिखित दायित्वों को कंपनी के चिट्ठे के क्रमानुसार व्यवस्थित करें। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन, शेयर कैपिटल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। यानी कि ये जो दे रखे हैं आपके पॉइंट्स, इसको आपको जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटीज भी दे रखी हैं, तो कौन पहले दिखाया जाता है, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा आता है, ये पूछा है। तो सबसे पहले क्या चीज आती है आपको पता ही होगा, सबसे पहले आती है शेयर कैपिटल। सबसे पहले हम शेयर कैपिटल को ही दिखाते हैं। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट पहला हो जाएगा, किसमें दे रखा है? सी वाले में और डी वाले में, तो ये दोनों आपके बाहर हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड पे दोनों में ही दे रखा है सेकंड वाला, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट है बैंक ऋण। उसके बाद हमारे बैंक लोन आ जाते हैं। उसके बाद हम जो दिखाते हैं फिर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिखाया जाता है, तो यहाँ पर फोर्थ वाला ये डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले शेयर कैपिटल, उसके बाद आ जाएगा बैंक लोन, उसके बाद दिखाते हैं प्रोविजंस, उसके बाद आ जाते हैं हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट। तो एक आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग यहाँ तक तो सही हो जाएगा, लेकिन यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा। सबसे लास्ट में बैंक ओवरड्राफ्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनपेड कॉल्स आर शोन इन द फाइनेंशियल बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। अदत्त मांगों को कंपनी के आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि जो अदत्त मांगे हैं, ऐसे अनपेड कॉल्स हैं, उनको हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसको कहाँ पर दिखाते हैं? बाय एडिंग टू द शेयर कैपिटल, अंश पूंजी में जोड़कर, बाय सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम द कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, मांगी गई अंश पूंजी से घटाकर, अंडर द हेड ऑफ करंट एसेट, चालू संपत्ति के शीर्ष में, या फिर अंडर द हेड ऑफ करंट लायबिलिटी, चालू दायित्वों के शीर्ष में। तो जो अदत्त मांगे होती हैं उनको हम कहाँ पर शो करते हैं? तो उनको हम जो मांगी गई अंश पूंजी होती है, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल होती है, उसमें से घटाकर दिखाते हैं, यानी कि सेपरेटली नहीं दिखाते, उसको हम कॉल्ड अप शेयर कैपिटल में से लेस कर देते हैं, उसके बाद इतना अमाउंट आता है उसको दिखाते हैं, और किधर दिखाएंगे? लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज। लेखांकन मानकों का मुख्य उद्देश्य है टू प्रिपेयर द अकाउंटिंग रिपोर्ट्स विच इज इजली अंडरस्टूड बाय कॉमन मैन। ऐसे लेखांकन प्रतिवेदन तैयार करना जिसे आम आदमी आसानी से समझ सके। टू कंप्लाई विद द लीगल इनफॉर्मेलिटीज, कानूनी औपचारिकताओं का अनुपालन करना। टू हार्मोनाइज द डाइवर्सिफाइड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, विविध लेखांकन परिपाटियों को सुसंगत करना। टू कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करना। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उनका मेन रीजन क्या है? तो उनका मेन जो बनाए गए हैं किस वजह से कि हर कोई अपना बिजनेस को अलग अलग तरीके से ना रखे, आपस में कंपेयर किया जा सके, सही ढंग से प्रॉफिट को निकाला जा सके। तो उसके लिए ये होता है कि अलग अलग रखेंगे तो वहाँ पर असंगतता रहेगी, एक दूसरे से अलग रहेंगे, तो सुसंगत किया जा सके। विविध लेखांकन परिपाटियों को सुसंगत करना, यानी कि किस तरह से लेखांकन को रखा जा रहा है, उसके रूल्स और जो रेगुलेशन है उनको सही से बनाना, इसलिए रखे गए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बाय ए स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर इज कॉल्ड। संसद अथवा किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित विशेष अधिनियम के अंतर्गत सम्मिलित कंपनी कहलाती है। गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनी, पब्लिक कंपनी, सार्वजनिक कंपनी, स्टेटरी, वैधानिक कंपनी, रजिस्टर्ड पंजीकृत कंपनी। क्वेश्चन कह रहा है कि जब संसद या फिर राज्य, किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा कोई विशेष अधिनियम पारित किया जाता है, उसके बाद कोई भी कंपनी को सम्मेलन होता है, यानी कि कंपनी बनाई जाती है, तो उस तरह की कंपनी क्या कहलाती है?
वो कंपनी वैधानिक कंपनी कहलाती है, स्टेटरी कंपनी कहलाती है। यहाँ पर कई का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, पहले क्या हुआ था, जो जीवन बीमा अधिनियम पारित हुआ था उसके बाद जीवन बीमा निगम को बनाया गया था। तो इसी तरह अगर RBI की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो बना था उससे पहले उसका अधिनियम पारित हुआ था, उसके बाद उसको बनाया गया था। तो जितने भी ऐसे हैं जिनका अपना एक अलग अधिनियम बनाया गया, अपना एक अलग एक्ट है, उसी एक्ट के अकॉर्डिंग उनको बनाया जाता है और समाप्त भी किया जाता है और वो उसी एक्ट के अकॉर्डिंग चलते भी हैं, तो वो आपके क्या कहलाते हैं? स्टेटरी कंपनीज हो जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। गवर्नमेंट सरकारी कंपनी जो होती हैं, अगर किसी भी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट के पास है, चाहे वो केंद्र सरकार पास हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास हो, अलग अलग या फिर मिल करके उन्होंने लिए हो, तो वो कंपनी क्या होती है? सरकारी कंपनी कहलाती है। क्योंकि आप लोगों को कंफ्यूजन इन्हीं दोनों में होगा, इसमें और स्टेटरी कंपनी, इन दोनों में ही कंफ्यूजन होगा। तो गवर्नमेंट कंपनी कोई भी कंपनी बन सकती है जिसके जो शेयर्स हैं वो गवर्नमेंट जो होगी वो 50% से ज्यादा खरीद लेगी, 50% से ज्यादा खरीद लेगी, तो वो कंपनी सरकारी कंपनी हो जाएगी। और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग भी खरीद सकती है या दोनों मिलकर भी खरीद सकती है। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑर्डर आर द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड? किस ऑर्डर में जो ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी बुक्स या पेपर्स तैयार किए जाते हैं, तैयार किए जाएंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, नोटिस ऑफ स्टेटरी मीटिंग, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, प्रॉस्पेक्टस। पार्षद अंतर नियम, वैधानिक सभा की सूचना, पार्षद सीमा नियम या फिर फेवरल। सबसे पहले क्या प्रिपेयर किया जाता है, क्या तैयार किया जाता है? सबसे पहले पार्षद सीमा नियम बनाया जाएगा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर सी पहला होगा। सी किसमें दे रखा है? सी और डी ऑप्शन में, तो ये दोनों ऑप्शन आपके बाहर हो जाएंगे। उसके बाद क्या बनाया जाएगा? पार्षद सीमा नियम बना लेने के बाद हम बनाते हैं पार्षद अंतर नियम को, तो किसमें दे रखा है? आपका सी ऑप्शन में दे रखा है, यही करेक्ट हो जाएगा। फिर लास्ट में फिर आएगा हमारा फेवरल और लास्ट में आता है हमारा वैधानिक सभा की सूचना। क्योंकि वैधानिक सभा तो तब की जाती है जब कंपनी बन जाती है, कंपनी बन जाने के बाद वैधानिक सभा को कंडक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर इज अ डिफॉल्ट इन द सर्कुलेशन ऑफ द मेंबर रेजोल्यूशन द कंपनी सेक्रेटरी इज इम्पोज्ड अ फाइन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 188 अ फाइन अप टू। यदि सदस्यों के संकल्प के परिसंचरण में चूक होती है तो कंपनी सचिव पर धारा 188 के तहत डैश तक का अर्थदंड लगाया जाता है। 10,000 का, 30,000 का, 50,000 का, 1 लाख का। यानी कि कंपनी के संकल्प, सदस्यों के संकल्प के जब भी जो कोई भी रेजोल्यूशन या कोई प्रस्ताव जो होता है कंपनी मेंबर से रिलेटेड होता है, तो वहां पर वो पूरा नहीं है, जितनी होनी चाहिए उतने सदस्य नहीं है, तो वहां पर जो कंपनी सेक्रेटरी होता है उस पर फाइन लगाया जाता है। तो फाइन कितने तक होता है ये क्वेश्चन पूछा है, तो हो जाता है 50,000 तक, 50,000 तक। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IGST इज पेबल व्हेन द सप्लाई इज। कौन सी आपूर्ति होने पर IGST देय है? इंट्रास्टेट, अंतरराज्यीय, इंटरस्टेट, अंतरराज्यीय, इंट्रा यूटी या फिर ऑल ऑफ द उपरोक्त से सभी। तो GST का ही एक रूप हो जाता है IGST। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा GST कितने तरह का होता है इंडिया में, CGST, IGST टोटल बताइएगा कि कितने तरह का होता है, तो कमेंट करिएगा मुझे। यहाँ पर जो कह रहा है कौन से आपूर्ति होने पर IGST लगाया जाता है, तो वो हो जाएगा इंटरस्टेट, अंतरराज्यीय होने पर। इसकी फुल फॉर्म ही हो जाती है आपकी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस वाज अबोलिश्ड बाय GST? निम्नलिखित में से कौन सा कर GST द्वारा समाप्त कर दिया गया है? सर्विस टैक्स, सेवा कर, कॉर्पोरेशन टैक्स, निगम कर, इनकम टैक्स, आयकर, ऑल ऑफ द अबव से सभी। तो आपको पता है GST जो है वो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको समाप्त करके GST लगाया गया था। तो इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा आएगा? कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, ये दोनों आपके डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। सर्विस टैक्स जो है वो हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्स, इसी को हटाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।